चुना ही था उसे कत्लेआम का हुनर देखकर, तो अब मायूस ना होना लाशों का शहर देखकर। हमें शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षा से ही हम हर चीज समझ सकते हैं। संविधान भी अगर शिक्षा होगी तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। कलम की ताकत हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। कलम की ताकत आपके पास नहीं होगी तो बलिदान आपका होगा, सम्मान किसी और को मिलेगा। देखो साथियों, जो ये संविधान है, भारत का महान संविधान, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और ये संविधान ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा संविधान नहीं बना, इसके लिए 167 के करीब सभाएं हुई थी, मीटिंगें हुई थी। इसमें 25 भाग है, 25 अनुसूचियां हैं, 12 भाग है और 448 अनुच्छेद है आज की डेट में। पहले 395 थे। अब साथियों, इतना बड़ा संविधान हमारे लोग कई बार सोचते हैं कि पढ़ नहीं पाएंगे, समय नहीं मिल पाता, लेकिन जो आर्टिकल हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, कम से कम हमें उन आर्टिकल्स को तो पढ़ लेना चाहिए। जैसा आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 46, 330, 332 और 338। कम से कम इन आर्टिकल्स के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 13 है, उसमें वर्ण व्यवस्था और गुलामी समाप्त। आर्टिकल 14, सब बराबर है, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। आर्टिकल 15, भेदभाव निषेध, अर्थात कोई भी जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16, जो हमें नौकरियों में समान अवसर देता है। और आर्टिकल 16(4), जो SC ST को रिजर्वेशन देता है सरकारी नौकरियों में। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता निषेध, मतलब अनटचेबिलिटी। ये कोई संविधान का एक कानून नहीं है, ये मनुस्मृति पर एक संविधान की बहुत गहरी चोट है। फिर आर्टिकल 17 पर हम आते हैं, आर्टिकल 18 पर आते हैं, जो हमें सामाजिक बराबरी देता है। मतलब सरकार किसी को राजा या नवाब की उपाधि नहीं देगी। जो आजादी से पहले होता था, कोई राजा होते थे, कोई नवाब होते थे, तो वो भी खत्म होता है। फिर आर्टिकल 19, ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारा। ये हमें राइट टू स्पीच और राइट टू लीव, अर्थात बोलने की आजादी, जो हम विवेचना करते हैं मुख्यमंत्री की भी, प्रधानमंत्री की भी, गृह मंत्री की भी, ये वो आर्टिकल हमें वो आजादी देता है। ये भारत में हमें कहीं भी रहने की आजादी देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसी आर्टिकल के तहत हमारा इस संविधान का निर्माण हुआ है, इस संगठन का निर्माण हुआ है। ये हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 हमें सम्मान से जीने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 23, जबरन मजदूरी पर रोक, इससे हमारा शोषण रुकता है। आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्थलों में प्रवेश का अधिकार देता है। अब जो दो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देते हैं, आर्टिकल 330 और 332। अगर मैं गलत हूं तो हरनाम जी आप मुझे करेक्ट कर देना। आर्टिकल 330 के तहत जो सांसद चुन के आते हैं 131, 543 टोटल सांसद होते हैं भारत में, उसमें से 131 हमारे आरक्षित होते हैं SC ST के, वो चुन के आते हैं। और आर्टिकल 332, जो टोटल 4123 विधायक होते हैं पूरे भारत में, उसमें 1168 SC ST के रिजर्व विधायक होते हैं, मतलब आरक्षित विधायक होते हैं। वो सिर्फ SC ST के ही रहेंगे, उसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण हमें एक आर्टिकल दिया। फिर आर्टिकल 46 जो है, वो हमारी शिक्षा और हमारे हितों की रक्षा करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 338। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार होते हैं, शासन हमारी बात नहीं सुनता, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, तो ये 338 जो आर्टिकल है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन करता है। तो हम जब वहां पर अपनी बात को लेके जाते हैं, तो वो पुलिस से पूछते हैं, वो सरकार से पूछते हैं, वो शासन प्रशासन से पूछते हैं, जिसका इनको जवाब देना कंपलसरी है और उस पर जवाब आता है। ये हमारा संविधान हो गया। दूसरी तरफ है मनुस्मृति। वो कहती है, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ताड़ना मतलब दंड के अधिकारी, पीटने के अधिकारी। अभी इनका राम भद्राचार्य है, वो बोलता है कि ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। अब ताड़ना का अर्थ अगर शिक्षा हो गया, तो जितने भी हम ये स्कूल देखते हैं जो सरकार द्वारा संचालित है, उस पे राष्ट्रीय ताड़ना केंद्र क्यों नहीं लिखा, या राष्ट्रीय ताड़ना विद्यालय क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि हम जानते हैं ताड़ना अर्थ इन्होंने हमारे लिए बनाया था। ताड़ना का अर्थ था दंड देना, और हिंदू राष्ट्र का अर्थ है ब्राह्मण से, ब्राह्मण द्वारा, ब्राह्मणों के लिए, जिसके लिए हमारे लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मेरे को कोई गुरेज नहीं है बोलने का। जिनको संविधान और बाबा साहब के बारे में नहीं पता, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। SC ST OBC के भी लोग हैं। अब हिंदू राष्ट्र के चलते हमसे पूछते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो कौन सी हत्या हो रही है, क्या हो रहा है? तो हिंदू राष्ट्र के जरिए लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है? अभी सर गत 25 दिसंबर को आपने देखा था, क्रिसमस डे होता है जो पूरा वर्ल्ड मनाता है। हालांकि हम नहीं मनाते, हम इसको एक साइंटिफिक रीजन से देखते हैं कि जब सूरज उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे दिन बड़े होने लग जाते हैं। तो इसको ये मना रहे थे। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में इन्होंने लोगों को भी पीटा, वहां तोड़फोड़ भी की, और सरकार ने इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं की। मतलब इनको पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, इन लोगों को गाय में भी माता दिखती है, और इनको कौओं में तो पूर्वज दिखते हैं जब श्राद्ध होते हैं। हमारे धार्मिक गुरु बैठे हैं, वो जानते होंगे इस बात को। लेकिन इनको इंसान में इंसान नहीं दिखता। वो क्यों नहीं दिखता इनको? क्योंकि जब सत्ता बैठी हुई और सत्ता उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो ऐसा ही होगा। हमारे लोग भी उनको जिताने के लिए पूरा काम करते हैं। तो मेरे को उन लोगों से ही देखकर एक बात याद आती है कि जब चुना ही था उसे कत्लेआम का हुनर देखकर, तो अब मायूस ना होना लाशों का शहर देखकर। तो साथियों, आपको ये सब अच्छी भली भांति पता है, और हम भी जाते हैं ना आजकल लोगों के पास, हम देखते हैं, हमें सब बोलते हैं कि कोई संविधान खत्म नहीं हो रहा, कोई लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, आप लोग ऐसे ही परेशान रहते हो। तो आप लोग जो सब बैठे हो ना, बहुत क्रांतिकारी लोग बैठे हुए हो, मैं जानता हूं हमें कितना सुनना पड़ता है लोगों से, समाज से, अपने घर में, परिवार में, सबसे सुनना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तो मैं मायूस होता, हम लोग बहता पानी है, बहता दरिया है, कूड़ा करकट अपने आप साइड हो जाते हैं जब हम बोलते हैं तो, और हम जब चलते हैं तो इन सब चीजों से हमें डरना नहीं है। और आपने देखा था, मेरा समय होता जा रहा है, साहब मेरे को इशारा कर रहे हैं, लेकिन आज 10 मिनट का समय, अभी 5 ही मिनट हुए हैं, 2 मिनट है। तो आपने देखा था संसद में बाबा साहब के नाम को कैसे गृह मंत्री ने बोला था, अंबेडकर 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 है। और हमारे भी लोग कई बोलते हैं अंबेडकर ने किया ही क्या है, किया ही नहीं किया है। तो उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। आज जो हमारी बेटी स्कूल जाती है, हमारी बहन कॉलेज में पढ़ती है, या उसको तलाक के बाद सम्मान से जीने का अधिकार मिलता है, विधवा होने के बाद दोबारा शादी करने का अधिकार मिलता है, तो वो हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेकर आए थे। बाबा साहब ने ही, जब हम शाम को घर पहुंचते हैं ना समय से अपनी नौकरी से, तो ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने भी पहले 14-14, 15-15 घंटे हम नौकरी करते थे, बाबा साहब ने ही उसको 8 घंटे का करवाया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हमें हिस्सा बनाया, और जब तनख्वाह मिलती है हम पैसे लेके अपनी जेब में आते हैं ना, तो वो आता है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, 1935 में जो बना था, उसमें भी बाबा साहब का योगदान सबसे बड़ा योगदान था। अब साथियों, लास्ट बात है, अंतिम बात है, हमें शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षा से ही हम हर चीज समझ सकते हैं। संविधान भी अगर शिक्षा होगी तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। कलम की ताकत हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे आप देखेंगे 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसमें माता दीनभंगी का भी नाम था। लेकिन हम सब स्कूल में पढ़े हैं, तो हमें 6ठी कक्षा में एक पाठ था मंगल पांडे पे। मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा उस बात के लिए कि मंगल पांडे ने भी संघर्ष किया होगा, लेकिन मैं जितना पढ़ रहा हूं, मैं अभी और रिसर्च कर रहा हूं, भूरा सिंह वाल्मीकि एक ये भी योद्धा थे जिन्होंने इस 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। दलितों को इन्होंने इकट्ठा किया था। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं इन पे अभी पढ़ रहा हूं भूरा सिंह वाल्मीकि, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। मंगल सिंह पांडे पे तो पूरा एक लेसन है जो हमने पढ़ा है। तो उन्होंने ये संघर्ष किया था, और वो जो बल्लभगढ़ रियासत थी उसके सेनापति भी थे ये, लेकिन उनको हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे ये कारण है कि अगर कलम की ताकत आपके पास नहीं होगी तो बलिदान आपका होगा, सम्मान किसी और को मिलेगा। वो मिल रहा है सम्मान, आप देख ही रहे हैं। और बस अपनी आखिरी बात कह के, क्योंकि यहां पर अगर हम बोल पा रहे हैं, या यहां पर खड़े हुए टाई लगा के, कोट पहन के, तो उसके पीछे पूरा श्रेय जाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह बहोत साहब को। तो एक छोटी सी कहानी में मैं अपनी
बात को विराम दूंगा कि एक बार एक स्कूल में कक्षा का पहला दिन था। अब उसमें जो रोल नंबर होता है 20, उसने 19 नंबर के मार दिया जोरदार तमाचा। अब ये होते ही उसने बोला 20 नंबर से कि आपने मेरे को क्यों मारा, मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने क्या किया? तो उसने बोला तू मेरे से छोटा है, मैं मार सकता हूं। अब ये सुनते ही तो उस क्लास में, उस कक्षा में थप्पड़ों की बौछार हो गई। 19 ने 18 को मारा, 18 ने 17 को मारा, 17 ने 16 को, 16 ने 15 को, 10 ने 9 को, 9 ने 8 को, ऐसे करते करते नंबर आ गया 0 का। अब 1 नंबर वीर सिंह साहब। अब उन्होंने क्या करा, 0 नंबर साइड में चुपचाप से बैठ गया कि अब मेरा थप्पड़ का टाइम आ गया। अब उसके साथ में 1 नंबर उसके पास गए और उसके पास बैठ गए। तो अब उससे क्या हुआ, 0 नंबर की संख्या बढ़ गई। क्या हो गया, वो 10 नंबर हो गया। फिर उसने सवाल किया कि सर यहाँ तो सब अपने से छोटों को मार रहे हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं मारा? आपने तो मेरे साथ बैठकर मेरी कीमत ही बढ़ा दी। तो 1 नंबर ने बोला बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा माने या अपने आप को बड़ा जाने, बड़ा वो होता है जो अपने से छोटे को भी अपने साथ बिठा के बड़ा बना दे। तो वो कार्य हमारे वीर सिंह साहब ने हमारे लिए किया है। हमें भी बोलना सिखा दिया है, हमें भी अच्छे से रहना सिखा दिया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।